एवरीवन, वेलकम टू विवेक एग्री। इस वीडियो में हम ICRPG सॉइल साइंस में मतलब फिजिकल साइंस के पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको देखेंगे और उसका अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, लेकिन मतलब इसके प्रैक्टिस न होने की वजह से क्वेश्चन छूट गए थे। तो देखते हैं फिर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ 0.3% इज इक्वल टू ppm। इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन है कोई 0.3% का, वो ppm में कितना होगा। मतलब हमें परसेंट से ppm में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक सबसे सिंपल फार्मूला है, उसको देखिए। परसेंट से ppm में निकालने के लिए सबसे ईजी मेथड परसेंट टू ppm कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ppm ये सब देख के हम डर जाते हैं। तो अब हम डरेंगे नहीं, अब हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस देखिए, यही जितना है सॉल्यूशन है बस उतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमें परसेंट में दिया हुआ है और हमें ppm में कन्वर्ट निकालना है। तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा। x ppm मतलब ppm हमें निकालना है। तो x ppm कितना आएगा, जितना परसेंट में दिया हुआ है x% हो गया वो, और उसका हम मल्टीप्लाई 10,000 से कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में 0.30% में दिया हुआ है, उसे हमें ppm में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 0.3% जो है वो 3,000 ppm के बराबर है। देखा आप लोगों ने कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अगर यही क्वेश्चन ppm से परसेंट की तरफ कन्वर्जन करने के लिए बोलता, तो जो ये 10,000 है उसको हम यहाँ x ppm बाई 10,000 कर देते हैं, तो ये परसेंट निकालने के लिए हो जाता। तो ये आप समझ गए परसेंट टू ppm। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसका आंसर देखिए कौन सा होगा। 3,000 का आंसर क्या होगा, ये इस वाले क्वेश्चन का, ये 6109 वाला। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इजी के क्वेश्चन है, इसको 11-12 हम लोग किए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस न होने की वजह से PG वाले एग्जाम में गड़बड़ हो गया। तो इसको देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर वाला सॉल्यूशन है। एक्वस मीन्स वाटर सॉल्यूशन है। उसमें हमने 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया है, तो उसका वो नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। 250 ml में 5 ग्राम NaOH हमने डिजॉल्व किया, उसका नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है उसे देखते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो लीटर वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीटर। तो क्वेश्चन में 250 ml में दिया हुआ है और यहाँ पे लीटर में बात है, तो हमें इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो और पहले इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालने के लिए हमें पहले मोलर मास निकालना होगा। NaOH का मोलर मास कैसे निकलेगा? सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 40 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का कितना हुआ? 40 ग्राम। इसे हम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। तो इससे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? जितना मास गिवन है, मास गिवन मतलब ये क्वेश्चन में यहाँ पे 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो ये हो गया मास गिवन। और ये जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आया है 40 ग्राम, ये 40 ग्राम हो गया। तो हमने कर दिया 5/40 ग्राम, आंसर आ गया हमारा 1/8। तो यहाँ पे 1/8 को डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें इसी से और को मतलब इसका और सॉल्यूशन करना है। तो फिर से वहाँ भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर इक्विवेलेंट NaOH निकल गया। हमें फार्मूला क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट NaOH चाहिए था, और हमने इक्विवेलेंट NaOH निकाल दिया, जो कि हमारा 1/8 आ चुका है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे होगा? देखिए 250 ml लीटर में दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, तो इसे लीटर में करना है। तो हम 250 ml को 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। तो ml में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब लीटर में निकालने के लिए 250 ml को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा जो 250 ml था वो लीटर में कन्वर्ट हो गया, 1/4 लीटर। अब हम आंसर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मेलिटी के लिए
NaOH इक्विवेलेंट NaOH को न्यूमरेटर में रखेंगे, मतलब ऊपर, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे। इक्विवेलेंट NaOH कितना है 1/8 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 1/4। तो हमने क्या किया 1/8 को ऊपर रखा, 1/4 को यहाँ। फिर अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देख के डर मच जाइएगा। यहाँ पे होगा क्या कि जो 4 होगा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और जो 8 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 ऊपर आ चुका है और 8 डिनोमिनेटर में। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 1/2। 1/2 को आप आसानी से आप और सॉल्व कर दीजिए तो आगे आंसर हमारा 0.5। तो आंसर देख लें इसका कितना दिया हुआ है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। ये 0.5 वाला। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ एक और चीज़ देख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन ही रहेगा हमेशा। जैसे ये हमने किया था 1/8 1/4 को इस तरह से लिख दिया था, ये कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास है A/B होल डिवाइडेड बाई C/D। ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो होगा क्या कि ये दोनों हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएंगे, मतलब A/D डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों बीच में है दोनों BC, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये है, इसे देख लीजिए। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इफ़ ए रोड एलिवेशन चेंजेस 10 मीटर ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द स्लोप विल बी। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो 100 मीटर का रोड था यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया है। मतलब अगर पहले क्या था कि जो रोड सीधे थी, पहले क्या था जो रोड ऐसे सीधे थी वो 10 मीटर, अब थोड़ा हाइट आ गया उसमें। मतलब ये जो रोड एकदम सीधे थी वो स्लोप हो गया है। पहले हम ऐसे जाते थे, अब हम ऐसे जाएंगे ऊपर की साइड, तो मतलब स्लोप चेंज हो गया है। तो हमें स्लोप निकालना है यहाँ पे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है y/x। ये y/x क्या है, जैसे ये ग्राफ है, y/x का ग्राफ है इस क्वेश्चन में, जैसे आपने देख रहे होंगे y इधर y है इधर x है। तो ये y/x का जो ग्राफ होता है, इसमें अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप इक्वल टू y/x। y पे कोई नंबर होगा, x पे कोई नंबर होगा, उसे हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा y पे क्या है, यहाँ पे देख लिया जाए, y पे 10 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो y पे 10 है, x पे 100 है। तो और एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मीटर मीटर। अगर इसमें से कोई एक सेंटीमीटर में होगा तो यूनिट चेंज कर लीजिएगा। तो y कितना है 10, x कितना है 100। y/x किया हमने 10/100 और हमारा आंसर कितना आ गया 0.1। यहाँ पे स्लोप आया है 0.1, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट स्लोप नहीं पूछे हैं। मतलब क्वेश्चन में तो स्लोप ही पूछे हैं, लेकिन आंसर में क्या है, स्लोप को परसेंट में दिया है। लेकिन हमने स्लोप को परसेंट में यहाँ नहीं निकाले हैं, हम केवल स्लोप की वैल्यू निकाले हैं। अब स्लोप को हमें परसेंट में निकालना होगा। परसेंट में निकालने के लिए 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि परसेंट में करना पड़ता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 10%। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ये 10% वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखते ही 0.1 मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये परसेंट में दिया है और हम उसका नंबर निकाल रहे थे, स्लोप का वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन परसेंट में दिया है। तो यही गलती मत कीजिएगा आप लोग, 10%। फिर आते हैं t/2। ये जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है ये देख लीजिए। हमें ड्रॉप से क्या मतलब है, हमारा तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो हमें तो कुछ सीखना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है, अगले साल जब आप लोग दीजिएगा तो इसे छोड़िएगा नहीं। ये क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इफ़ t/2 इज़ 46 days, हाउ मच ऑफ दिस मटेरियल विल बी लेफ्ट फ्रॉम 1 mole ऑफ दिस सब्सटेंस आफ्टर 184 days। तो यहाँ पे t/2 दिया है, t/2 इज़ 46 days। t/2 का मतलब क्या होता है, t/2 का मतलब है जैसे कोई चीज़ है वो कुछ दिन बाद आधी हो जा रही है। मतलब अगर हमारे पास आज 10 बिस्किट है तो वो 3 दिन में 5 बिस्किट हो जा रहा है। तो इसका 3 दिन में मैंने बोला, तो इसका t/2 कितना हो जाएगा 3 days। मतलब 3 दिन बाद वो आधी हो जाएगी। फिर 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 मतलब आधे का आधा हमेशा होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, t/2 46 days दिया है, मतलब
46 दिन बाद वो प्रोडक्ट आधा हो जाएगा। हाउ मच ऑफ दिस मटेरियल विल बी लेफ्ट फ्रॉम 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस आफ्टर 184 डेज। अगर 46 दिन बाद आधा हो रहा है तो 184 डेज बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, और इनिशियल सब्सटेंस कितना दिया है 1 मोल। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। टी हाफ का फार्मूला क्या है, NT इक्वल्स टू N नॉट 1/2 के पावर N। तो यहाँ पे NT क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, मतलब 184 दिन बाद जो सब्सटेंस बचेगा ये उसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। N नॉट क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब एकदम शुरुआत में पहले दिन जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो। तो हमारे पास पहले दिन का क्वांटिटी कितना है 1 मोल। और N क्या है, N है T डिवाइडेड बाई T हाफ। T क्या है यहाँ पे टोटल टाइम, T हाफ क्या है हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। टोटल टाइम मतलब कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 184 डेज, और ये T हाफ कितना दिया है 46 दिन। तो N निकल जाएगा 184 टोटल टाइम, 46 क्या है T हाफ। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 4। और फार्मूला क्या है हमारा, NT इक्वल्स टू N नॉट 1/2 के पावर N। N नॉट कितना है 1 मोल दिया है क्वेश्चन में, और 1/2 के पावर 4। ये 4 कहाँ से आया, ये N की वैल्यू जो हम निकाले थे। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे 1/2 के पावर 4 को, तो आ जाएगा 1/16। फिर जब 1/16 को और सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद तो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया NT, मतलब 184 दिन बाद 1 मोल से केवल इतना मोल बचा होगा, 0.0625 मोल। अब देखते हैं ये क्वेश्चन ड्रॉप क्यों किया गया। 0.0625 हमारा आंसर आया था, और यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। फिर आते हैं ये क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, है काफ़ी ईजी। ए मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोपेक्टिन कंटेन 1500 ग्लूकोज रेसिड्यूज एंड इज ब्रांच्ड आफ्टर एवरी 30 रेसिड्यूज, हाउ मेनी रिड्यूसिंग एंड्स आर देयर। मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है एमाइलोपेक्टिन, उसके अंदर 1500 ग्लूकोज रेसिड्यूज मॉलिक्यूल हैं, और वो 30 रेसिड्यूज़ पे हमेशा ब्रांच्ड है। तो हाउ मेनी रिड्यूसिंग एंड्स आर देयर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा फंसिए मत, इसको ज़्यादा समझिए मत। इसका सीधा सा आंसर ये होगा कि नो मैटर हाउ मेनी रेसिड्यूज आर देयर बट ए मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोपेक्टिन हैज़ ओनली 1 रिड्यूसिंग एंड। मतलब कितना भी रेसिड्यूज होगा ग्लूकोज का, कितना भी रेसिड्यूज होंगे ग्लूकोज में, जो एमाइलोपेक्टिन है उसका केवल एक रिड्यूसिंग एंड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो इसके हिसाब से क्या हो गया ये 1 वाला ऑप्शन। मतलब कितना भी रिड्यूसिंग एंड हो, जैसे रेसिड्यूज हो, जैसे 1500 की जगह 1600 दे दिया, 1700 दे दिया, 5000 दे दिया, इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। अब एक और क्वेश्चन आते हैं जो कि केमिस्ट्री से ही है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbF2 इज 3.2 इंटू 10 के पावर -8। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 इन मोल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbF2 है, मतलब जो KSP की वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP, वो 3.2 इंटू 10 के पावर -8 दिया हुआ है। इससे हमें मोल पर लीटर में चेंज करना है। इस वैल्यू को हमें 3.2 इंटू 10 के पावर -8 को मोल पर लीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखा जाए तो कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। PbF2 को अगर हम ब्रेक करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो ये बनेगा Pb2 प्लस 2F माइनस। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, Pb के x मोल, मतलब यहाँ पे Pb का केवल 1 मोल है, तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं। और ये F का कितना मोल है 2 मोल है, तो इसको हमने 2x मान लिया, ये हमें मानना पड़ेगा। फिर KSP का फार्मूला क्या बनेगा, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो दिखाया गया है ये है कॉन्सेंट्रेशन। तो Pb2 प्लस का क्या कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ये डिनोट कर रहा है, और ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसे हटा दीजिएगा, यहाँ पे केवल F माइनस होगा बॉक्स में, और F माइनस का क्या बनेगा, ये वाला बनेगा F के पावर 2। और ये जो F के पावर 2 कहाँ से आया है, जो यहाँ पे 2 मतलब यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ समझ गए, जैसे यहाँ यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, तो यहाँ पर पावर 1 है, और 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। और KSP के वैल्यू को देखते हैं, ये Pb का क्या था, x था, x लिख दिए, और F माइनस वाले का क्या था
2x था, F माइनस वाले का क्या था, ये 2 नहीं होगा, F माइनस वाले का क्या था 2x था, तो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया और इसके पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 लिख दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा कि KSP इक्वल्स टू 4x क्यूब। ये 2x को जब हम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा इंटू एक x पहले से ही है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, KSP की वैल्यू दी हुई है, KSP इक्वल्स टू हमारा ये आ गया है और KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट की, ये 3.2 इंटू 10 की पावर -8। तो ये और हमने KSP का फार्मूला क्या निकाला है 4x क्यूब, तो 4x क्यूब इक्वल्स टू ये है, x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 है जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -8। फिर जब 3.2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। फिर ये 10 की पावर -8 तो अभी भी वैसे ही है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन में देखना है, यहाँ पे डरना नहीं है, आसानी से लगेगा। ये 0.8 है, 10 की पावर -8 है, तो हमने इसको 0.8 से 8 कर दिया और जो ये पॉइंट था वो पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। जैसे 10 के पावर -1 को 0.1 लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया है। यहाँ से जो पॉइंट में था उसे हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो 8 इंटू 10 की पावर -9 हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो अब हमें ये क्यूब वाली बात हो रही है तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, इस चीज़ का हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो जैसे स्क्वायर रूट में हम करते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो 4 को हम √2 इंटू 2 लिखेंगे, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाता है, ये स्क्वायर रूट में करते हैं। तो और क्यूब रूट में क्या करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 है, √8 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट में क्या होगा, 3 का पेयर बनाएंगे और 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमने 8 को 2 इंटू 2 लिख दिया और 10 की पावर -9 को इस तरीके से लिख दिया। 10 की पावर -9 को इसी तरह से लिखा जाता है। फिर क्या किया, इन तीनों में 1 2 बाहर आएगा, इन तीनों में एक 10 की पावर -3 बाहर आएगा। तो फिर इस क्यूब को हटाने के लिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हुआ है उसे आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। मैं जिस तरह से समझा सकता था उस तरह से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। तो देखते हैं इसका आंसर कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल। तो इसके हिसाब से क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ये वाला आंसर। ये इसी तरीके से लगेगा और ये सबसे सिंपल था। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। ए सॉइल सैंपल कलेक्टेड विथ ए सिलेंड्रिकल कोर सैम्पलर हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर हैज़ ए फ्रेश वेट ऑफ 500 ग्राम एंड ओवन ड्राई वेट ऑफ 450 ग्राम। कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी। तो इसमें क्या है, हमने एक सिलेंड्रिकल कोर सैम्पलर से सॉइल का सैंपल लिया है और उस कोर सैम्पलर का हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर हाइट है, और कोर सैम्पलर की डायमीटर कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं। और फ्रेश वेट सॉइल का कितना है, 500 ग्राम। फ्रेश वेट मतलब उसके अंदर सॉयल भी होगा और वाटर भी होगा, वाटर भी। और यहाँ पे ओवन ड्राई वेट दिया है। ओवन ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से वाटर को सुखा दिया गया है। तो इसके अंदर ओवन ड्राई वेट के अंदर क्या होगा, केवल सॉयल होंगे, सॉयल सॉलिड होंगे, जिसका हमें काम है। ये जो फ्रेश वेट दिया है इसका हमें कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये जो डायमीटर है उसे हमें पहले रेडियस में चेंज करना होगा। तो डायमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, रेडियस इक्वल्स टू कितना होता है, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर दिया है 6, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोर दिया है, तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए। तो बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस पोर स्पेस। तो पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कोर निकालेंगे। अब इसके लिए सिलेंडर का वॉल्यूम याद होना चाहिए।
तो सिलेंड्रिकल का और स्फीयर का ये सब का वॉल्यूम याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेंड्रिकल का ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो सिलेंड्रिकल कोर का वॉल्यूम है पाई r²h। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। तो 3.14, आर की वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर निकाली थी, तो यहाँ पे 3² हो गया। हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया 423.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये अभी वॉल्यूम आया है। और यहाँ पे बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉल सॉलिड। ओवन ड्राइड सॉल सॉलिड है, तो ओवन ड्राइड मतलब हमें केवल ओवन ड्राइड वेट इस 450 ग्राम के वेट से मतलब है, ये 500 ग्राम के वेट से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम यहाँ पे 450 रखेंगे और यहाँ पे 423.9 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 450 डिवाइडेड बाई 423.9 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखा जाए कितना है 1.06, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉयल आर इन 1 हेक्टेयर इन 15 सेंटीमीटर डेप्थ हैविंग अ बल्क डेंसिटी ऑफ 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब 1 हेक्टेयर एरिया के 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक, जैसे 1 हेक्टेयर एरिया है वहाँ के 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक, गहराई तक हमें सॉयल का वेट निकालना है किलोग्राम में, और इस सॉयल का बल्क डेंसिटी दिया है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इसका जो सॉयल का वॉल्यूम है उसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉयल। ये कैसे निकालेंगे, डेप्थ इनटू एरिया। तो डेप्थ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 10,000, मतलब 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर दिया है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो हम इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो सभी यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेप्थ हो गया 15 सेंटीमीटर, एरिया को हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर, फिर इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 × 100, फिर ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 × 0 कितनी बार है 8 बार है, तो ढेर सारा जीरो देख के डर मत जाइएगा। फिर आता है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू बल्क डेंसिटी। वॉल्यूम हम कितना निकाले हैं, ये हमने वॉल्यूम निकाला। बल्क डेंसिटी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी इक्वल टू 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा ये आ गया। अब ये जो आंसर आया है वो हमारा ग्राम में है, क्योंकि बल्क डेंसिटी जो था वो ग्राम में दिया हुआ था, ये ग्राम। अब हमें इसे केजी में चेंज करना है। तो जैसे 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो उस हिसाब से 1 ग्राम में 1/1000 केजी हो जाएगा। तो मतलब अगर हमें ग्राम से केजी में करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हमने 1000 से डिवाइड किया, तो ये जो लास्ट के 3 जीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखा जाए कौन सा है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में, PDF बनाने में, लेक्चर बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।